दोस्तों यह ब्रायोफाइटा का लेक्चर नंबर 1 यानी कि पहला लेक्चर है। आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग स्टार्ट करेंगे ब्रायोफाइटा। इसमें हम लोग ब्रायोफाइटा से संबंधित कुछ खास बातें और इसके अलावा ब्रायोफाइटा के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं इसका हम लोग पूरा डिटेल देखेंगे। चित्र के माध्यम से हम आपको सारी चीजें समझा देंगे और ब्रायोफाइट्स किसे कहते हैं इस पर आपकी पूरी पकड़ बन जाएगी। वास्तव में आप समझ जाएंगे कि ब्रायोफाइटा क्या होते हैं। दोस्तों चलिए आपको पहले समझा देते हैं कि ब्रायोफाइटा आप कहाँ देखे होंगे। तो आप अपने घर के आसपास बारिश के सीजन पर दीवार पर या फिर लगातार जहां पर पानी रहता हो उसके आसपास या छायादार स्थानों पर आप देखे होंगे छोटे छोटे घास की तरह से कुछ पौधे उग जाते हैं और देखने पर एकदम जमीन हरी दिखती है, तो वे ब्रायोफाइट्स होते हैं। इस तरह का आप कहीं ना कहीं इस तरह के पौधे उगे हुए आप देखे होंगे। या शादी विवाह में आप देखे होंगे एक मैट बिछाया जाता है, चटाई बिछाई जाती है। उस चटाई पर आप देखेंगे कि छोटे छोटे रुएं जैसी संरचना दिखती है, जैसे लगेगा कि इस पर घास निकली हुई है छोटी छोटी। ये चटाई कभी कभी रेड कलर की भी होती है, हालांकि मैक्सिमम हरे कलर की ही होती है। अब तो रंगीन चटाई भी बिछाया जा रहा है। हालांकि इस तरह की चटाई आप कभी ना कभी देखे होंगे जो मैट होता है हरे कलर का, छोटे छोटे उस पर रोवे जैसी संरचना निकली होती है, देखने पर लगेगा कि घास उगी हुई है। हालांकि ये तो चटाई है, लेकिन इसी तरह का आप कहीं ना कहीं जमीन पर उगे हुए छोटे छोटे घास जैसी संरचना आप देखे हैं, पौधे देखे हैं। इसे आप क्या कहेंगे? ब्रायोफाइटा। बाकी बायोलॉजी में ब्रायोफाइटा कहाँ है, यानी कि बॉटनी में ब्रायोफाइटा कहाँ है, तो इसे आप समझिए। देखिए सबसे जो छोटे तरह के पौधे होते हैं वो बैक्टीरिया है। हालांकि वायरस बैक्टीरिया से भी छोटे तरह के जीव हैं, तो सबसे छोटे तरह के पौधे क्या है? बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया के बाद फिर क्या है? फंजाई है। फंजाई के बाद फिर एल्गी, यानी कि बैक्टीरिया से थोड़ा विकसित तरह के पौधे क्या है? फंजाई। और फंजाई से भी विकसित तरह के पौधे एल्गी। एल्गी और फंजाई से मिलकर के लाइकेन बनता है। इसके बाद फिर नंबर आता है ब्रायोफाइटा का, और ब्रायोफाइटा के बाद फिर टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा के बाद जिम्नोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म के बाद एंजियोस्पर्म। इस तरह से अगर आपको क्रम याद रहेगा तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। आप एक क्रम याद कर लीजिए: वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी, लाइकेन, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। यानी कि सबसे जो बड़े कैटेगरी के सबसे विकसित तरह के पौधे हैं वो क्या है? एंजियोस्पर्म। जैसे आम, नींबू, जामुन इस तरह के पौधे आप देख रहे हैं, क्या है? एंजियोस्पर्म है। लेकिन ब्रायोफाइटा जो है वह एक पौधों का अलग समूह है जो एल्गी से विकसित तरह का होता है और टेरिडोफाइटा से कम विकसित तरह का होता है। तो कुल मिलाकर आप ये समझ गए कि जो ब्रायोफाइटा होते हैं यह एल्गी से विकसित तरह के पौधे होते हैं। यानी जब एल्गी पढ़ करके आप समाप्त करते हैं तो फिर ब्रायोफाइटा का नंबर आ जाता है, और अभी आप ब्रायोफाइटा पढ़ करके समाप्त करेंगे तो फिर टेरिडोफाइटा का नंबर आ जाएगा। तो इस तरह से आप ब्रायोफाइटा के बारे में थोड़ा सा समझ गए। बाकी इसके बारे में आप लिखेंगे एग्जाम में कैसे, या फिर कुछ खास बातें हैं जो आपको जानना है, तो क्या बातें हैं चलिए हम इसे समझ लेते हैं। सबसे पहले तो आपको यह जानना है कि ब्रायोफाइटा दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक शब्द का नाम देखिए है ब्रायोन और दूसरे का है फाइटोन। तो ब्रायोन का मतलब क्या होता है? मॉसेस। मॉसेस का मतलब वही छोटे तरह के जिस पर कभी फूल नहीं लगते हैं ये पौधे, यानी कि मॉसेस। यही छोटे जो घास की तरह से उगने वाले पौधे हैं जिसमें कभी फूल नहीं लगते हैं, और इन पौधों में वास्तविक रूप से जड़, तना और पत्तियां नहीं पाई जाती हैं। मतलब पत्ती जैसी या फिर स्टेम जैसी, मतलब तना जैसी संरचना मिलेगी और रूट जैसी संरचना राइजोइड्स भी मिलेगी, लेकिन वास्तव में इसमें जड़, तना और पत्तियां नहीं रहेंगी और फूल तो लगेगा ही नहीं। तो इस तरह के पौधे हैं जिन्हें आप क्या कहेंगे? मॉसेस। और फाइटान का मतलब क्या? प्लांट। तो आप समझ गए। अब इसमें अगली बात आपको याद रखना है इसमें कि ब्रायोफाइटा शब्द किसने दिया। तो ब्रायोफाइटा शब्द सबसे पहले ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। इनका पूरा नाम अलेक्जेंडर ब्राउन है। हालांकि आप ब्राउन ही याद रखेंगे तो भी काम चल जाएगा। अब देखिए ब्रायोफाइटा, ब्राउन, ब्राउन तो नाम मिलता जुलता है, तो इस तरह से मुझे लगता है कि आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ब्रायोफाइटा शब्द किसने दिया? तो ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। इनका पूरा नाम अलेक्जेंडर ब्राउन। दूसरी बात आप इसमें याद रखेंगे, यह बहुत ही
ही सिंपल और प्रिमिटिव तरह के एम्ब्रियोफाइटा होते हैं। बाकी इसके पहले अगर आप एल्गी में देखेंगे तो किसी भी तरह के एम्ब्रियो का निर्माण नहीं होता है, लेकिन यहां से एम्ब्रियो की शुरुआत होगी, यानी ब्रायोफाइटा से एम्ब्रियो की शुरुआत होगी, लेकिन बहुत ही प्रिमिटिव और सिंपल तरह के एम्ब्रियो बनेंगे इसमें, यानी बहुत ही सिंपल तरह के एम्ब्रियोफाइटा है ये। अब देखिए एम्ब्रियोफाइटा क्या है, तो आप बार बार फाइटा शब्द सुनते होंगे, जैसे थैलोफाइटा, एम्ब्रियोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। फाइटा का मतलब क्या होता है? पौधा। जैसे अभी थैलोफाइटा, थैलोफाइटा का मतलब थैलस की तरह से पौधे। अब थैलस क्या होता है? तो ऐसे पौधे जिसके अंदर रूट, स्टेम, लीफ इस तरह की अलग अलग संरचना न दिखे, यानी कि न विकसित हो, तो उसे क्या कहेंगे? थैलोफाइटा। थैलो का मतलब थैलस की तरह से और फाइटा का मतलब पौधा। उसी तरह से एम्ब्रियोफाइटा है। एम्ब्रियोफाइटा का मतलब ऐसे पौधे जिसके अंदर एम्ब्रियो बनता हो। तो ये बहुत ही प्रिमिटिव और सिंपल तरह के एम्ब्रियोफाइटा हैं। कौन? ब्रायोफाइटा। तो पहली बात तो आपने याद कर लिया कि ब्रायोफाइटा शब्द सबसे पहले ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने दिया था, और ब्रायोफाइटा सबसे साधारण और प्रिमिटिव तरह के एम्ब्रियोफाइटा होते हैं, यानी कि यहीं से एम्ब्रियो का निर्माण होता है। एम्ब्रियो क्या है? तो फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है और जाइगोट से फिर एम्ब्रियो बनता है। तो क्लियर हो गया। अब इसके बाद देखिए आप आगे याद रखेंगे कि इनके पास वैस्कुलर टिश्यू नहीं होते हैं। वैस्कुलर टिश्यू क्या है? तो जाइलम और फ्लोएम। हायर कैटेगरी के पौधों में आप देखेंगे, जैसे अभी ब्रायोफाइटा के बाद आप देखेंगे टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इन सब पौधों में क्या होता है? वैस्कुलर टिश्यू होते हैं, मतलब कि जाइलम और फ्लोएम पाया जाता है। लेकिन ब्रायोफाइटा में या फिर इसके नीचे आप एल्गी में जाएंगे, एल्गी में तो तना ही नहीं होता है, तो वैस्कुलर टिश्यू कहां से मिलेगा? हालांकि इसमें तने जैसी स्ट्रक्चर पाई जाती है ब्रायोफाइटा में, लेकिन इनके अंदर जाइलम और फ्लोएम नहीं पाया जाता है। अब आप समझ रहे होंगे कि जाइलम और फ्लोएम क्या है। तो जाइलम और फ्लोएम पौधे के अंदर पाए जाने वाले एक ऊतक होते हैं, जो लकड़ी होती है। मोटे पौधों में आप देखेंगे जो बीच की लकड़ी होती है वो जाइलम और फ्लोएम होते हैं मुख्य रूप से। बाकी अन्य संरचनाएं होती हैं, एनाटॉमी पढ़ते समय आपको क्लियर जानकारी मिल जाएगी। अभी आप जाइलम और फ्लोएम के बारे में इतना ही जानते रहिए, हालांकि आप छोटी कक्षाओं में ये चीजें पढ़े भी होंगे। जाइलम एक तरह के ऊतक होते हैं जो जड़ से पानी को लेकर पूरे पौधे में पहुंचाते हैं। बाकी जो फ्लोएम होता है वो पत्तियों में बना हुआ भोजन पूरे पौधों में तथा जड़ों में फैलाता है। तो जाइलम फ्लोएम इन पौधों में नहीं होते हैं। बाकी इनमें भी पत्तियों में बना हुआ भोजन नीचे तक फैलाया जाता है, सेल टू सेल इसमें भोजन को ट्रांसफर किया जाता है, वो अलग चीजें हैं। बाकी आप यहाँ पर जानते रहे कि इसमें जाइलम और फ्लोएम नहीं पाया जाता है। बाकी अगली बात आप याद रखेंगे कि जो ये पौधे होते हैं यह एल्गी और फंजाई से हायर होते हैं, यानी कि बड़े होते हैं। मैंने अभी क्रम बताया है आपको, सबसे छोटे बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के बाद फंजाई और इसके बाद एल्गी, एल्गी के बाद ब्रायोफाइटा आता है। तो आप इस तरह से समझ गए कि एल्गी और फंजाई से ये पौधे थोड़ा बड़े होते हैं, यानी कि विकसित तरह के होते हैं, और टेरिडोफाइटा जिम्नोस्पर्म से नीचे होते हैं। तो अगले पॉइंट में आपको यही बताना है कि ये पौधे एल्गी और फंजाई से बड़े होते हैं और टेरिडोफाइटा जिम्नोस्पर्म से छोटे होते हैं। बड़े छोटे का मतलब लंबाई ही मत आप देखिए, बड़े छोटे का मतलब, बड़े का मतलब अधिक विकसित और छोटे का मतलब कम विकसित। तो आप क्लियर हो गए। अगली बात आप याद रखेंगे कि इसमें जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होती है वह दो स्ट्रक्चर होती है। जो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होती है उसे क्या कहते हैं? एंथ्रीडिया, और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को आप क्या कहेंगे? आर्चिगोनिया। जैसे अभी आप इसके पहले एल्गी में पढ़े थे कि जो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होती थी वह एंथ्रीडिया और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर क्या होती थी? उगोनिया। लेकिन यहाँ पर एंथ्रीडिया तो जैसे का तैसे एंथ्रीडिया ही है, लेकिन फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर यहां पर क्या हो गई? आर्चिगोनिया। जैसे मानव में आप देखेंगे मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर क्या है? टेस्टिस, और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर क्या है? ओवरी। उसी तरह से यहां पर मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एंथ्रीडिया और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर क्या है? आर्चिगोनिया। एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया दोनों मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर होती है, यानी कि बहुकोशिकीय संरचना होती है। रिप्रोडक्शन पढ़ाते समय हम पूरा डिटेल आपको दे देंगे। और इनकी जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होती है, इनके बाहर एक स्टेराइल जैकेट होती है जो कोशिकाओं की बनी होती है। स्टेराइल का मतलब ऐसी कोशिकाएं जिनका रिप्रोडक्शन से कोई ताल्लुक नहीं होता है, यह स्टेराइल कोशिकाएं होती हैं। बाकी सबसे लास्ट में एक पॉइंट आप याद रखेंगे, इंडियन ब्रायोलॉजिस्ट यानी कि भारतीय जो ब्रायोलॉजिस्ट हैं वो कौन है?
यस आर कश्यप या शिवराम कश्यप भी कहेंगे, शिवराम कश्यप या फिर यस आर कश्यप। तो आप पूरी जानकारी समझ गए, थोड़ा सा आपको पकड़ बन गई ब्रायोफाइटा पर। अब चलिए इसे एग्जाम में कैसे लिखेंगे हम पढ़ करके इसका अर्थ बता देते हैं 1 मिनट में। तो देखिए पहला क्या है, टर्म ब्रायोफाइटा वाज गिवन बाय ब्राउन, यानी कि ब्रायोफाइटा शब्द ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। ब्रायोफाइटा आर मोस्ट सिंपल एंड प्रिमिटिव ग्रुप ऑफ एम्ब्रियोफाइटा, ब्रायोफाइटा बहुत ही सिंपल और प्रिमिटिव तरह के एम्ब्रियोफाइटा हैं। इसके बाद फिर है इट इंक्लूडेड 960 जेनरा एंड 24,000 स्पीसीज। देखिए ये बात मैं अभी भूल गया था, तो आप इसको भी इसमें शामिल कर लेंगे कि ब्रायोफाइटा के अंदर कुल 960 जीनस यानी कि जेनरा है और 24,000 स्पीसीज हैं। ये चीजें भी आप याद रखेंगे। इसके बाद देखिए द प्लांट ऑफ दिस ग्रुप डू नॉट हैव वेस्कुलर टिश्यू, इन पौधों के अंदर वेस्कुलर टिश्यू या वेस्कुलर बंडल नहीं पाया जाता है, जैसे कि जाइलम और फ्लोएम। इसके बाद फिर आप याद रखेंगे द ब्रायोफाइटा हायर देन द फंजाई एंड एल्गी, मतलब थैलोफाइटा, फंजाई और एल्गी क्या है, थैलोफाइटा, एंड लोअर देन द टेरिडोफाइटा एंड जिम्नोस्पर्म, यानी कि टेरिडोफाइटा से लोअर है, फंजाई और एल्गी से हायर है। क्रम मैंने अभी आपको बता दिया है, इसे आप याद रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। क्रम आप जानते रहिए, सबसे छोटे क्या है, बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के बाद फंजाई, फंजाई के बाद एल्गी, एल्गी के बाद ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा के बाद टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा के बाद जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म के बाद एंजियोस्पर्म। तो यही ब्रायोफाइटा है, इसी को आप पढ़ रहे हैं। और ब्रायोफाइटा फंजाई और एल्गी से हायर हैं यानी कि बड़े हैं, और टेरिडोफाइटा जिम्नोस्पर्म से लोअर हैं यानी कि नीचे हैं। आप समझ गए हैं। अब इसके बाद देखिए मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इज एंथ्रीडिया एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इज आर्चिगोनिया। मैंने अभी बताया है द एंथ्रीडिया एंड आर्चिगोनिया बोथ आर मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर एंड सराउंडेड बाय स्टेराइल जैकेट, यह स्टेराइल जैकेट से घिरे होते हैं। लेयर ऑफ सेल का मतलब जो स्टेराइल जैकेट होती है यह कोशिकाओं की एक लेयर की बनी होती है। और फिर इसके बाद इंडियन ब्रायोलॉजिस्ट आर शिवराम कश्यप या यस आर कश्यप, जो इंडियन ब्रायोलॉजिस्ट हैं वो शिवराम कश्यप हैं। तो इसके बारे में खास बातें आप समझ गए। अब चलिए देखते हैं इनका जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो सबसे पहला आप याद रखेंगे कि ब्रायोफाइटा का जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक है उसमें पहला पॉइंट आप ये दिखाएंगे कि ये पौधे गैमेटोफाइट होते हैं। गैमेटोफाइट का मतलब क्या होता है, यन, यानी कि इनकी जो प्लांट बॉडी होती है, पौधे की जो मेन बॉडी होती है, उनके अंदर जो कोशिकाएं होती हैं, उन कोशिकाओं के अंदर हैप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, यानी जो क्रोमोसोम होते हैं वो हैप्लॉयड होते हैं। इसे कहते हैं गैमेटोफाइट। क्या कहेंगे, गैमेटोफाइट, यानी गैमीट की तरह से। आपको पता है कि गैमीट जो है वो हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम के बने होते हैं, जैसे अभी स्पर्म है उसमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, और अभी ओवम देखिए उसमें भी क्रोमोसोम की संख्या हाफ होती है यानी कि आधी होती है। तो इसे कहते हैं गैमेटोफाइट। वैसे जो प्लांट बॉडी होती है किसकी, ब्रायोफाइटा की, वह गैमेटोफाइट होती है। अब इसी प्लांट बॉडी पर एक स्ट्रक्चर बनती है रिप्रोडक्शन के दौरान जिसे स्पोरोफाइट कहते हैं। यह 2n होती है, लेकिन जो मेन प्लांट बॉडी होती है ब्रायोफाइटा की वह n होती है। अभी इसके पहले भी आप देखे थे एल्गी में जो प्लांट बॉडी होती है वो क्या होती है, n होती है। लेकिन अभी ब्रायोफाइटा के बाद जब टेरिडोफाइटा में जाएंगे तो यहीं से 2n स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि टेरिडोफाइटा की प्लांट बॉडी क्या रहेगी, 2n रहेगी। जिम्नोस्पर्म की क्या, 2n। एंजियोस्पर्म की प्लांट बॉडी क्या रहेगी, 2n। हम लोग हायर कैटेगरी के जितने भी प्राणी हैं जैसे मनुष्य या इनके अलावा अन्य जंतु जो हैं, इन सब की जो मेन बॉडी होती है वो 2n होती है। लेकिन जो ये आप देख पा रहे हैं ब्रायोफाइट हैं, इनकी प्लांट बॉडी n होती है, यानी कि इनकी कोशिकाओं के अंदर हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट आप याद रखेंगे, इनका जो प्लांट बॉडी होता है वो थैलस लाइक होता है। देखिए पूरी तरह से थैलस नहीं होता है, लेकिन थैलस की ही तरह से होता है। और इनकी प्लांट बॉडी 3 पार्ट में डिवाइड होती है। पहला पार्ट क्या है, राइजोइड्स है। राइजोइड्स रूट की तरह से संरचना होती है, और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर भी इसमें इस तरह की पाई जाती है। ये जो नीचे आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं राइजोइड्स है, और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये क्या है, स्टेम या स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है। बाकी ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ऊपर, यह लीफ लाइक स्ट्रक्चर है। तो 3 पार्ट में इनका थैलस बटा होता है। इसके बाद है द राइजोइड्स आर रूट लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि जो राइजोइड्स है ये रूट लाइक स्ट्रक्चर यानी जड़ की तरह से संरचना है। एंड टेक पार्ट
एक्सपर्ट इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। यह पानी और मिनरल्स यानी कि खनिज को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं या एब्जॉर्ब करते हैं, बाकी जमीन से पकड़े भी रहते हैं, ये भी बात आप याद रखेंगे। अगला पॉइंट आप याद रखेंगे कि जो इनका राइजोइड्स होता है वह यूनिसेलुलर भी हो सकता है, मल्टी सेलुलर भी हो सकता है। कई पौधों में यूनिसेलुलर, कई पौधों में मल्टी सेलुलर, आगे कई पौधों के बारे में दिया गया है आपके सिलेबस में, उन सारे पौधों के बारे में हम बारी बारी से पढ़ाएंगे, तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा किन किन पौधों में यूनिसेलुलर है और किन किन पौधों में मल्टी सेलुलर है। इसके बाद आप याद रखेंगे इन पौधों के अंदर वैस्कुलर टिश्यू यानी कि जाइलम और फ्लोएम नहीं पाया जाता है। इस बात को मैंने अभी बताया है कि इसमें जाइलम और फ्लोएम नहीं पाए जाते हैं। आगे आप याद रखेंगे इसमें जो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होती है वह एंथीरिडिया होती है, आप इसे याद रखेंगे एंथीरिडिया। और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर क्या होती है? आर्चिगोनिया। एंथीरिडिया आर्चिगोनिया, बार बार ये शब्द आएगा, जैसे एल्गी में शब्द आ रहा था एंथीरिडिया उगोनिया, वैसे यहां पर आएगा एंथीरिडिया और आर्चिगोनिया। इसके बाद आप याद रखेंगे ब्रायोफाइटा को एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है। एम्फीबियंस किसे कहते हैं? तो आप एम्फीबियंस जंतुओं में सुने हैं, जैसे मेढक है, मेढक को एम्फीबियंस कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यह पानी में भी पाया जाता है और स्थल पर भी पाया जाता है, यानी कि टेरेस्ट्रियल रीजन में भी पाया जाता है, टेरेस्ट्रियल प्लेस यानी कि सूखे स्थान पर भी पाया जाता है और पानी में भी पाया जाता है। वैसे जो ब्रायोफाइट्स होते हैं ये भी होते हैं, इनमें जब फर्टिलाइजेशन की आवश्यकता होती है या जब इनमें फर्टिलाइजेशन होता है तो पानी आवश्यक होता है, तो ये क्या हो गए, पानी भी इन्हें चाहिए। बाकी इनके डेवलपमेंट के लिए, प्लांट के विकास के लिए, पौधे के विकास के लिए स्थल चाहिए यानी कि टेरेस्ट्रियल प्लेस चाहिए। तो दोनों स्थान इनके लिए जरूरी है, यानी कि पानी भी जरूरी है और स्थल भी जरूरी है। ये दोनों जगह रहते हैं एक तरह से, तो इन्हें क्या कहा जाएगा? एम्फीबियंस, यानी कि एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। क्यों कहते हैं ये भी आप समझ गए, बिकॉज वाटर नीडेड फॉर फर्टिलाइजेशन, यानी कि वाटर जरूरी है इनके फर्टिलाइजेशन के लिए, एंड टेरेस्ट्रियल कंडीशन नीडेड फॉर डेवलपमेंट ऑफ प्लांट, और टेरेस्ट्रियल कंडीशन चाहिए डेवलपमेंट ऑफ प्लांट यानी पौधे के विकास के लिए। आखिरी बात आप इसमें याद रखेंगे, द लार्जेस्ट ब्रायोफाइट्स आर डाउसोनिया। डाउसोनिया एक पौधा है जो सबसे लार्जेस्ट है ब्रायोफाइटा के अंदर, यानी कि लार्जेस्ट ब्रायोफाइट्स है, और सबसे छोटा ब्रायोफाइट्स आप याद रखेंगे जूप्सिस। जूप्सिस ये भी एक तरह का ब्रायोफाइट्स है और सबसे छोटा ब्रायोफाइट्स है। तो जनरल कैरेक्टर भी आप समझ गए और इसके बारे में कुछ खास बातें भी आप जान गए। तो ओवरऑल थोड़ा सा जानकारी आपको ब्रायोफाइटा के बारे में मिल गई, इसका जनरल कैरेक्टर भी आप जान गए। कई बार आप इसे पढ़ेंगे 2-3 बार और एक आध बार लिख लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। अभी स्क्रीनशॉट लेकर के इसे भी, जिस तरह से आप हर टॉपिक नोट करते जा रहे हैं उसी तरह से आप इसे भी नोट कर लीजिए अपने नोटबुक में। बाकी आगे इसके प्लांट के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। यह देखिए एक प्लांट बनाया गया है ब्रायोफाइटा का, यह रिक्सिया का पौधा है। रिक्सिया एक ब्रायोफाइट्स है जो आपके सिलेबस में भी दिया हुआ है, इसे पढ़ना है। इसमें जो ये स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं यह स्पोरोफाइट्स है, यह एक तरह की रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। अभी आप सोचेंगे कि रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर तो एंथीरिडिया और आर्चिगोनिया था, तो ये तीसरा स्पोरोफाइट कहां से आ गया? तो देखिए ये जब रिप्रोडक्शन आप पढ़ेंगे तब आपको पूरी तरह से क्लियर हो पाएगा। अभी आप जानते रहिए कि इनके प्लांट बॉडी पर, यानी कि इनकी जो मेन प्लांट बॉडी है उस पर एक स्ट्रक्चर निकलती है फर्टिलाइजेशन के पश्चात, तो उसे स्पोरोफाइट कहेंगे। रिप्रोडक्शन पढ़ते समय ये डिटेल आपको मिल जाएगा, किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, मेरी गारंटी है। मैं सारी चीजें आपको आसान तरीके से समझा दूंगा। बाकी जो आप इधर ये देख रहे हैं इसका थैलस लोब है, एक एक लोब देखिए, ये लोब है। लोब का मतलब पाली या लोब, जिस तरह से मूली के पत्ते में आप देखते हैं तमाम लोब बने होते हैं, कटी फटी पत्तियां होती हैं, उसी तरह से इसकी भी पत्ती कटी फटी होती है। तो एक जो एक एक इस तरह की स्ट्रक्चर, इसको क्या बोलेंगे? लोब। देखिए क्या है? लोब है। बाकी नीचे इसका क्या है? राइजोइड्स है। इसी राइजोइड्स की सहायता से यह मिनरल्स और वाटर को एब्जॉर्ब करता है तथा जमीन से पकड़े भी रहता है। तो क्लियर हो गया, आप थोड़ा सा जानकारी ब्रायोफाइटा के बारे में जान गए। अब दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम इसका क्लासिफिकेशन बताएंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके क्लासिफिकेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।